पंचायत राज के बारे में हमने बात की थी कि जो कैबिनेट मिशन था 1946 में कैबिनेट मिशन आया और जो प्रथम ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था संविधान का, उसमें पंचायत का कोई उल्लेख नहीं था। पंचायत को इसमें स्थान नहीं दिया गया था, पंचायत राज को यानी कि स्थानीय स्वशासन को। और पंचायत राज के गठन फिर उसके बाद में गांधी जी ने कहा, गांधी जी का ये मत था कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है और स्थानीय स्वशासन के वो पक्षधर थे। गांधी जी ये चाहते थे कि किसी भी तरह से संविधान में पंचायत राज को जगह दी जाए, इसलिए उन्होंने कुछ नेताओं को बुलाया, जैसे जो मोटे मोटे थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये दो ऐसे नेता थे, इनको अगर राजी कर लिया तो सब कुछ क्लियर था। तो उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई देखो, आप पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन को आप लोगों को जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जन भागीदारी होना आवश्यक है, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कैसे जैसे करके उनको कहा और उन्होंने कुछ दबाव बनाया, तो दबाव में ही वो थोड़े नाराज वाराज हुए होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है भाई, इसको भी जोड़ो। उन्होंने इसको डीपीएसपी में के अंतर्गत इसको स्थान दिया। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 40 में पंचायत राज के गठन को स्थान दिया गया। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं थे कि इनको लागू किया जाए, ये राज्यों की इच्छा के ऊपर थे कि राज्य चाहे तो इनको लागू करे और नहीं चाहे तो नहीं करे, लेकिन उन्होंने संविधान में इसको स्थान प्रदान किया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने स्थान प्रदान किया तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और लागू होने के बाद में गांधी जी तो अब नहीं रहे। गांधी जी तो 1948 में ही चल बसे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधीवाद के काफी क्या थे, समर्थक थे, गांधी जी के वो समर्थक थे। गांधी जी जैसा चाहते थे, उनकी इच्छाओं को साकार करना या उनको रूप देना वो उचित समझते थे। तो गांधी जी ने क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि पंचायत राज के गठन को या पंचायत को साकार रूप देने के लिए या इसकी प्रतिमा को भारत देश में विस्तारित करने के लिए उन्होंने एक मंत्रालय का गठन कर दिया और उस मंत्रालय का नाम था पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। पंचायत राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम मंत्रालय। ठीक है, पंचायत राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उन्होंने गठन कर दिया और इसके जो मंत्री बनाए गए थे वो एस के डे थे। एस के डे इसके मंत्री बने। अब साहब इन्होंने मंत्रालय बना दिया। अब मंत्रालय बना दिया तो मंत्रालय कुछ ना कुछ तो करेगा इससे। तो इन्होंने पंचायत को अस्तित्व में लाने की तैयारियां शुरू कर दी। एस के डे इसके मंत्री थे, यानी कि पहले पंचायत राज के जो मंत्री थे वो एस के डे थे। एस के डे ने क्या किया, इन्होंने इस मंत्रालय ने क्या किया कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने चलाया। लेकिन जैसा उन्होंने चाहा था, जैसे उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों में वो क्या नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, यानी कि ये कार्यक्रम असफल रहा। इसके बाद फिर से एक वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1953 को एक वर्ष बाद इन्होंने राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम चलाया इन्होंने सब।
राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम यानी कि नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम इन्होंने चलाया, लेकिन ये भी अपने उद्देश्य हासिल करने में असफल रहा। यानी कि ये दोनों ही प्रोग्राम क्या रहे, असफल रहे। अब समस्या खड़ी हो गई कि ऐसे क्या बात है, क्या किया जाए, किस तरह से पंचायत राज को आगे बढ़ाया जाए, स्थानीय स्वशासन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उन सब की बातें या गहमागहमी होने लगी। अब साहब इन्होंने क्या किया कि ये जो दोनों कार्यक्रम थे इनकी समीक्षा के लिए इन्होंने एक आयोग का गठन किया, इन दोनों की समीक्षा के लिए कि ऐसे क्या वजह रही कि इन दोनों ने इन उद्देश्यों को, ये दोनों कार्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। तो सब अब जब ये दोनों असफल रहे तो इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, एक समिति का गठन किया और उस समिति के जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति बनी और ये बनी 1957 में। अब साहब बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया गया और जब बलवंत राय मेहता समिति बनी तो इसका जो गठन किया गया था वो जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया और इसने 11 महीने बाद नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। ये क्या कर दी, इसने रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी और उनकी जो सबसे बड़ी सिफारिश थी वो थी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये इनकी सबसे बड़ी सिफारिश थी। इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन के लिए जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यानी कि शक्तियों के बंटवारा होना आवश्यक है और जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये इनकी मूल सिफारिश थी और इसी के कारण सिफारिश थी और इसे ही बाद में पंचायत राज के नाम से जाना जाने लगा। किसको, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायत राज के रूप में जाना जाने लगा। दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी सिफारिश थी वो ये इन्होंने कहा कि जो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसके 3 स्तर होने चाहिए, यानी कि ये कितने स्तर होने चाहिए, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में जो पहला है ग्राम स्तर पर तो क्या हो, ग्राम पंचायत हो, क्या हो, ग्राम पंचायत हो। दूसरी बात इन्होंने जो कही तो इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर, किस पर, ब्लॉक स्तर पर क्या हो, पंचायत समिति होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। इसके बाद में इन्होंने तीसरी जो बात कही ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, और जिला स्तर पर इन्होंने जिला परिषद की बात की। अब देखिए ग्राम स्तर पर जो इन्होंने बात की वो प्रत्यक्ष चुनाव की बात की है, यानी कि इसके जो प्रतिनिधि है वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाने चाहिए। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर थे वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनके द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाए और इसके माध्यम से जिला परिषद का चुनाव किया जाए। यानी कि ये इन दोनों में अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की। ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव की और ब्लॉक और जिला स्तर में अप्रत्यक्ष चुनाव की इन्होंने बात की थी। इसके बाद में जो इन्होंने सिफारिश की
सिफारिश की थी वो उन्होंने ये कहा था कि स्थानीय जो स्वशासन है यानी कि जो ग्राम पंचायत है इनको आवश्यक शक्तियां दी जाए, आवश्यक शक्तियां दी जानी चाहिए इनको, तथा आय के स्रोत मुहैया करवाया जाए। ये इनकी सिफारिशें थी। और तीसरी बात ये थी कि चुनाव प्रणाली के माध्यम से पहली जो बात थी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण थी, दूसरी त्रिस्तरीय, तीसरी आवश्यक शक्तियां और आय के स्रोत इनको मुहैया करवाया जाए, और चौथी बात थी तो इन्होंने कहा था कि जितने भी कार्य हैं नियोजन के कार्य हैं, नियोजन तथा विकास के जितने भी कार्य हैं वो सब किसको सौंपे गए, चाहे पंचायत राज को या ग्राम पंचायतों को या जिला परिषद या पंचायत समिति को सौंपे जाए। अब साहब ये सिफारिशें नवंबर 1957 को केंद्र सरकार को सौंप दी गई। इसके बाद में देखिए क्या होता है। अब जैसे ही इन सिफारिशों को मान लिया गया, इस समिति की सिफारिशों को, तो होता क्या है, राजस्थान बड़ा एडवांस था, तो राजस्थान ने 2 सितंबर 1959 को एक विधेयक पास कर दिया, और उस विधेयक के अनुसार यानी कि एक कानून बना दिया, और उस विधेयक के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू के हाथों से पंचायत राज की आधारशिला रखी। इसके बाद में जो दूसरा राज्य था 1959 में आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश ने भी ये किया। तो सर्वप्रथम में पहला जो राज्य बना वो राजस्थान बना, पंचायत राज को लागू करने वाला, किसके अनुसार, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे लागू कर दिया। 1960 के मध्य तक लगभग सब राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में इसे लागू कर दिया गया था। किसी ने त्रिस्तरीय लागू किया, किसी ने द्विस्तरीय, किसी ने 4 स्तरीय लागू किया। देखिए हम द्विस्तरीय की बात करते हैं तो द्विस्तरीय में तमिलनाडु ने द्विस्तरीय किया। 4 स्तरीय में पश्चिम बंगाल ने किया। पश्चिम बंगाल ने लागू किया 4 स्तरीय में। तो इस तरह से त्रिस्तरीय में राजस्थान, इस तरह से बहुत सारे जिले थे, बहुत सारे राज्य थे। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सी समिति आती है, इसके बाद में 1977 में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। 1977। और इस समिति का जो गठन किया था वो जनता दल ने किया था। किसने किया था, जनता दल ने। कांग्रेस सरकार गिर चुकी थी, कांग्रेस सरकार वापस नहीं आई, और इमरजेंसी के बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जनता दल के माध्यम से। और इस जनता दल ने 1978 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी, और सरकार को सौंपने के बाद में सरकार को सौंप दी अगस्त 1978 में। और इसका जो उद्देश्य था इस समिति के गठन का, कि जो पंचायत राज का जो अस्तित्व जो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रहा था उसको सुदृढ़ करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो इसने कुछ सिफारिशें दी, और इसकी जो पहली सिफारिश थी
उसने कहा कि जो पंचायत राज है उस पंचायत राज को द्विस्तरीय बनाना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए। अब पहले स्तर की जो बात की इन्होंने वो जिला परिषद की, और जो दूसरे स्तर की बात की थी वो दूसरा जो स्तर था वो था मंडल पंचायत। मंडल पंचायत यानी कि मंडल पंचायत की जो इन्होंने जनसंख्या बताई वो 15,000 से 20,000 के आसपास बताई, यानी कि 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन के लिए मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए और जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए, यानी कि इन्होंने द्विस्तरीय बात की। इन्होंने एससी और एसटी के आरक्षण की बात की कि इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, और किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में इनको क्या दिया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर एसटी एससी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और राज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श लेकर समय समय पर चुनाव करवाना चाहिए, चुनाव करवाना चाहिए। इसके बाद हुआ क्या कि, और इसने जो कार्यकाल की बात की है वो कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 वर्ष का होना चाहिए, 4 वर्ष के कार्यकाल की इन्होंने बात की। द्विस्तरीय पंचायत मंडल होना चाहिए, एससी एसटी के आरक्षण की बात की, मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श लेकर चुनाव करवानी चाहिए, और 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। तो 1978 ये अगस्त 1978 में सरकार को इसने रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन सरकार के गिर जाने के कारण इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। इसके बाद में जो अगली जो समिति है वो है अशोक मेहता समिति के बाद 1985 में समिति आई, और 1985 में जो समिति थी वो थी जीवी के राव समिति, और इसका गठन 1985 में किया गया था। देखिए इसके जो गठन किया था वो योजना आयोग ने किया था, और योजना आयोग ने क्यों किया था कि ग्रामीण विकास और निर्धनता के उन्मूलन के लिए जीवी के राव समिति का गठन किया था। और इस समिति का मानना था कि नौकरशाही का जो हस्तक्षेप है, जो बढ़ते प्रभाव के कारण पंचायत राज संस्थाएं कमजोर हुई है, ऐसा इनका कहना था कि जो नौकरशाही है उसके बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण पंचायत राज का क्या हुआ है, पतन हुआ है, या वो उनका जो ढांचा था वो कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण या कमजोर हुआ है। इसके बाद में जो समिति आई ये तीसरी समिति थी। इसके बाद जो चौथी समिति एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और इसका जो गठन किया गया था 1986 में किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम संवैधानिक पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। इसके बाद जो पांचवी समिति का गठन हुआ वो पी.के. थुंगन समिति थी। पी.के. थुंगन समिति, देखिए पांचवी जो समिति थी वो पी.के. थुंगन समिति थी। पी.के. थुंगन समिति, और इसका जो गठन किया गया वो 1988 में किया गया। पी.के. थुंगन समिति ने कुछ मोटी मोटी सिफारिशें की थी। पहली जो सिफारिश थी वो सिफारिश थी कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि निश्चित अंतराल के बाद चुनाव होने चाहिए, तो इन्होंने कहा कि इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होना चाहिए।
पंचायतों को अपना कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि इस वित्त आयोग की सिफारिशों से या इसकी समीक्षा से राज्यों तथा पंचायतों में एक निश्चित अनुपात में धन का बंटवारा किया जा सके, जिससे पंचायतों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसी ने कहा कि महिला, एससी, एसटी तथा ओबीसी को भी इसमें राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके आधार पर जैसे ही पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, पी.के. थुंगन समिति, इससे पहले जो लक्ष्मीमल समिति थी उसने भी यही सिफारिश की थी। कार्यकाल वित्त आयोग, महिला और एससी एसटी तथा ओबीसी को इसमें राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन सब सिफारिशों को देखते हुए और इनकी बार बार डिमांड होते हुए देखते हुए राजीव गांधी ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने पी.के. थुंगन समिति और लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिशों को लागू करते हुए उन्होंने क्या किया, 1989 में 64वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में रखा। साहब, किसमें रखा? लोकसभा में रखा। ये लोकसभा से तो पास हो गया, परंतु हुआ क्या, जैसे ही राज्यसभा में गया, राज्यसभा में इस पे कुछ चर्चा होती, उससे पहले राजीव गांधी की सरकार गिर गई। इसके बाद में 1989 में इसके बाद में 1900 वीपी सिंह की सरकार का गठन हुआ। वीपी सिंह ने सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनसे वार्तालाप की और सभी मुख्यमंत्रियों ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो उन्होंने भी क्या किया, 1990 में इस बिल को लोकसभा में रखा और राज्यसभा में वो नहीं गया। उससे पहले इनकी सरकार का क्या हो गया, पतन हो गया, और इसलिए ये विधेयक यहाँ पे भी पारित नहीं हो सका। इसके बाद में 1991 में क्या हुआ, 1991 में नए चुनाव हुई और इस चुनाव के दौरान इसमें पीवी नरसिम्हा राव क्या बने, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव ने भी पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए अपनी कमर कस ली और इन्होंने 1992 में 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में इस बिल को पास करवाया और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हो गया। फिर ये इसके बाद में 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ इसको संवैधानिक जामा पहना दिया गया और ये बिल 73वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना गया। इस 73वें संविधान संशोधन को संविधान के भाग 9 में जगह दी गई और आर्टिकल 243 क से 243 अण तक पंचायत राज का जिक्र किया गया।
243 क से 243 अण तक इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।